रंग बिरंगी लाइटों से और लोगों से खचाखच भरा एक एरिया जहां पर हर किसी का चेहरा खुशी से झलक रहा था, भले ही वो खुशी झूठी क्यों ना हो। रात के तकरीबन 1 बजे जहां पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, वहीं इस जगह पर दुनिया जहान की रौनक बिखरी हुई थी। लेकिन ये रौनक सिर्फ 4-5 घंटे की और थी। दिन निकलते ही यहाँ की सारी रौनक भी गायब हो जाने वाली थी। तब तो यहाँ पर किसी इंसान का आना बिन मौसम बरसात आने जैसा होगा, और कोई दिन में यहाँ आएगा भी क्यों? क्योंकि दिन में इज्जतदार लोगों के लिए तो यहाँ आना किसी पाप की तरह है। लेकिन सूरज ढलते ही वो इज्जतदार लोग शराफत का चोला छोड़कर यहाँ पर इज्जत का सौदा करने आते हैं। दिन में जो लोग इस जगह को गंदी गालियां देते हैं, शाम होते ही वो लोग यहाँ अपने गंदे रंग दिखाने आते हैं। दिन में लोग यहाँ की औरतों को गंदी गालियां देते हैं तो रात को उन्हें ही अपने जिस्म की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जेब में से चंद रुपए निकालकर किसी मजबूर की आबरू खरीदकर खुद को मर्द कहलाते हैं। और जब जब कोई रोकर उनके आगे खुद को छोड़ देने की भीख मांगता है या उनके दिए दर्द से कराता है, तो ये उसे अपनी मर्दानगी की जीत समझते हैं। बेशर्मी और हैवानियत से भरे लोग यहाँ पर सेठ और साहब कहलाते हैं, तो मासूम और मजबूर वेश्या। रेड लाइट एरिया इसी नाम से इस जगह को पुकारा जाता है, जहां पर खरीदने वाला इज्जतदार और बेचने वाला बेशर्म कहलाता है। इज्जतदार मर्द पैसे देकर अपने लिए कुछ पलों का सुख खरीदते हैं, लेकिन ये कुछ पल किसी इंसान को कितना दर्द, कितनी तकलीफ देते हैं, उस हर एक पल में वो इंसान कितनी मौतें मरा होगा, ये उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होता। जब जब दर्द की चीखें इन सो कॉल्ड मर्दों के कानों में गूंजती है, तो इन्हें अपनी मर्दानगी पर गर्व महसूस होता है। अनगिनत कमरों को अपने अंदर समाये बाहर से एक महल जैसी दिखने वाली इमारत के बीचों बीच आंगन में एक लड़की दर्द से कराह रही थी। उसकी चीखें उस इमारत के हर एक कोने में गूंज रही थी। वो लड़की अपने हाथ जोड़े जमीन पर अधमरी हालत में बैठी थी और सामने वाले से बस खुद को जान से मार देने की भीख मांग रही थी। उसे इतना ज्यादा दर्द दिया जा रहा था कि अब दर्द सहते सहते दर्द होना ही बंद हो रहा था। आंसू इतने ज्यादा बह चुके थे कि अब आंखों ने भी और आंसू बहाने से जवाब दे दिया था। एक लड़की दूर से दौड़ती हुई उस लड़की के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में थामे बोली, अति प्लीज मान जाना, ये लोग तुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे। क्यों इतना दर्द बर्दाश्त कर रही है? जरूर, मैं इस पाठ को फिर से लिख सकता हूँ बिना कुछ भी जोड़े। अगर इन लोगों की बात मान लेगी तो कम से कम जान तो बच जाएगी तेरी। मैं जानती हूँ इनकी बात मान लेने से भी दर्द होगा, लेकिन शायद हमारी किस्मत में लिखा ही सिर्फ दर्द है, और इस दर्द को सहने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं। अति मात्र 17 साल की लड़की बेहद जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसने उस लड़की खुशबू की बात सुन आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा, जहां पर एक औरत हाथों में चमड़े की बेल्ट लिए खड़ी थी, और उसके साथ ही 2 लोग और खड़े थे जिनके हाथों में भारी डंडे थे। क्या हुआ, थक गए क्या आप लोग? लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं थकी। वो धीरे धीरे अटक अटक कर उन लोगों को देखते हुए बोली। होठों के किनारे बिल्कुल फटे हुए थे, जिनमें से खून रिस रहा था, और चेहरे को छोड़ जिस्म का हर एक अंग खरोंचों और घावों से भरा हुआ था। उसकी बात सुन सामने खड़ी मोटी सी महिला, जिसका जिस्म पूरा गहनों से लदा हुआ था, उसने वो बेल्ट वहीं पर फेंकी और उस लड़की की तरफ बढ़कर उसके बाल नोच लिए। एक दर्द भरी सिसकी उस लड़की को हो रही तकलीफ को बयान कर गए। कितने बेशर्म लड़की है तू, तुझे पीट पटकर हम थक गए, लेकिन तू है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। उसकी बात खुद की आबरू बचाने वाले बेशर्म हो गए और उन्हें लूटने वाले इज्जतदार। अति ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। पूरा चेहरा दर्द से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में अभी भी न झुकने की जिद थी। वो औरत उसकी बात सुनकर व्यंग से मुस्कुराई और उसके बाल और भी ज्यादा खींचते हुए बोली, बहुत जिद्दी है ना तू, कोई बात नहीं, तेरी ये जिद भी टूटेगी और तेरी इस इज्जत को भी मैं भरी महफिल में नीलाम करूंगी। देखते हैं तू और कितना खुद को बचा पाएगी। इतना कहकर ही उन्होंने उसे जोर से धक्का दे दिया तो अति एक बार फिर से जमीन पर गिर गई। जश्न सिंह शेखावत, ये नाम सुनकर ही कालिंदी ने पलटकर पीछे देखा। जश्न सिंह शेखावत आ चुके हैं, पीछे खड़े एक लड़के ने कहा, तो वो जल्दी से 2 लड़कों को अति की तरफ इशारा कर वहां से बाहर आने के लिए बढ़ गई। उसके जाने के बाद उन 2 लड़कों मनोज और सुरेश ने अति को पैर से हिलाकर देखा। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उन्होंने उसके चेहरे पर आए बाल हटाकर देखा, एकदम चांद सा चेहरा, लेकिन इस चांद पर कोई भी दाग नहीं। आंखें बंद किए वो बेहोश हो चुकी थी। उसे बेहोश देख उन दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया और अंदर कमरे की तरफ ले गए। आइए आइए जश्न सिंह शेखावत जी, हमारी नगरी में आपका स्वागत है, कालिंदी ने उस कमरे में अंदर आते हुए कहा, जहां पर सामने सोफे पर एक तकरीबन 27-28 साल का लड़का बैठा था। उसकी बात सुनकर भी जश्न ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकदम गंभीर होकर बैठा रहा। उसके बैठने का सलीका, उसके चेहरे का रौब बता रहे थे कि शायद ही वो इंसान किसी से बात भी करता हो। लगता है आज भी आपका मूड ठीक नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपके मूड को ठीक करने का सारा बंदोबस्त मैंने कर रखा है, कालिंदी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोली।
जा शेखर, इन्हें ऊपर 101 नंबर कमरे में ले जा। आज इनकी तबीयत और दिल दोनों खुश हो जाएगा। कालिंदी ने सामने खड़े अपने आदमी शेखर से कहा तो जश्न सिंह शेखावत भी अपनी जगह से उठा। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ चले गए। शेखर ने जाकर 101 नंबर कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुलने पर सामने एक 21-22 साल की लड़की लाल रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और होठों पर एक मुस्कान सजाए उसने उनकी तरफ देखा, लेकिन जश्न सिंह शेखावत को देख उसकी मुस्कान लंबी हो गई। शेखर के जाने के बाद जश्न अंदर आया तो वो लड़की भी दरवाजा बंद कर उसके पीछे पीछे आई। जश्न के कमरे में आ जाने के बाद उस लड़की शैली ने दरवाजा बंद किया और आकर बेड पर बैठ गई। जश्न भी आया और बेड पर उसके करीब आकर बैठ गया। उसे देखते हुए शैली ने अपने सीने पर ओढ़ा हुआ अपना पल्लू नीचे कर दिया और टेबल पर जग रहा लैंप भी बंद कर दिया। खा ले खाना, वरना भूखी मर जाएगी। अपनी जान बचानी है तो बाजी का कहना मान ले, वरना जान से तो जाएगी, लेकिन जो तड़प वो तुझे मौत से पहले देंगी उसे बर्दाश्त करना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सुरेश ने अति को देखते हुए कहा, जो जमीन पर लेटी हुई थी। हाथों पैरों से सब जगह से खून बह रहा था। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और होंठ प्यास के कारण सूख चुके थे, लेकिन उसे यहाँ का पानी पीना भी गवारा नहीं था। जान जाती है तो जाए, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग वो बिल्कुल नहीं लगने देगी। तभी उस कमरे में शेखर आया। उसने पहले एक नज़र अति को देखा और फिर सुरेश की तरफ देखते हुए बोला, अभी भी खाना नहीं खाया इसने? जैसे मर्जी कर, लेकिन इसके मुंह में खाना ठूंस। कल से भूखी है ये, याद रहे इसे सिर्फ तड़पाना है, लेकिन मरने नहीं देना। बाजी को सबसे प्यारा अपना धंधा है, धंधा में नुकसान उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। यार पता नहीं साली किस मिट्टी की बनी है। हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन साली मान ही नहीं रही। मन तो करता है गला दबा दूं इसका और सारा झंझट ही खत्म। साला कल से इसने जीना हराम कर रखा है, सुरेश झल्लाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर शेखर आगे बढ़ा और खाने की प्लेट अपने हाथों में लेकर अति के पास नीचे जमीन पर पैरों के बाहर बैठ गया। खड़ा कर इसे, वो चिल्लाते हुए बोला तो सुरेश ने जल्दी से अति को कंधों से खींचकर मुश्किल से बिठाया, लेकिन उसमें बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। होती भी कैसे, कल से उसने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। शेखर ने उसके गाल को 2-3 बार थपथपाया तो उसने अपनी आंखें खोली। शेखर गुस्से से कांप गया। उसने थाली एक तरफ फेंकी और अति के बाल खींचते हुए एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिए। अति की दर्द भरी सिसकियां निकलती रहीं। छोड़ो शेखर भाई, छोड़ो, जान चली जाएगी इसकी, और अगर इसे कुछ हुआ तो बाजी हमारी जान ले लेगी। सुरेश ने शेखर को अति से दूर करते हुए कहा तो शेखर ने जोर से अति को धक्का दिया और वहां से खड़ा हो गया। मरन दे साली को, जब सारी रात यूं ही दर्द और भूख से तड़पती रहेगी तो अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी, शेखर ने कहा और उस कमरे से बाहर आ गया। रात का अंधेरा खत्म हुआ तो सूरज की किरणों ने उस जगह पर रोशनी की चादर फैला दी, लेकिन बदला हुआ वक्त भी अति की किस्मत नहीं बदल पाया। पूरी रात दर्द से तड़पते रहने के बाद सुबह होते ही एक बार फिर उस पर यातनाएं शुरू कर दी गईं। पहले उसे घाव दिया जाता और फिर उस घाव पर ही और घाव दिया जाता, लेकिन एक 17 साल की लड़की का जिस्म दर्द कहाँ तक बर्दाश्त करता। आखिर उन जालिमों की जीत हुई और अति दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो गई। दर्द से कराहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ शैली ने अपनी आंखें खोली और खुद को देखा जैसे वो कल रात बेड पर बैठी थी। वो अभी भी उसी हालत में ही थी, लेकिन यूं ही बैठे बैठे नींद में उसने कब अपनी पीठ बेड की टेक से सटा ली उसे नहीं पता। याद करने पर उसे याद आया कि कैसे कल उसने अपने सीने से दुपट्टा गिराया और लैंप बंद किया, लेकिन अगले ही पल जश्न ने उठकर वो लैंप फिर से जगा दिया और उसका दुपट्टा भी उसे उड़ा दिया। शैली उसे हैरानी से देखती रही, लेकिन जश्न ने ना ही उससे कुछ कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। बस चुपचाप आकर उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ वक्त तो शैली उसे देखती रही, लेकिन फिर नींद आंखों में अपना घर बसाने लगी तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अब सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो जश्न अभी भी उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और कल रात की तरह आज भी उसकी आंखें खुली हुई थी। शैली ने आंखें बड़ी कर उसे देखा, क्योंकि उसकी नींद से भरी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात उसने अपनी पलकें भी न झपकाई हो। साहब, आपने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अब तो आपका वक्त भी पूरा हो गया। आपके सारे पैसे वेस्ट हो गए। जन्नत की सैर करा देती मैं आपको, लेकिन आपने तो कुछ डिमांड ही नहीं की। खैर, अब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको बाजी को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। बता रही हूँ, बहुत खुश कर सकती हूँ मैं आपको, शैली ने कहा और उसका सिर अपनी गोद से हटाकर खड़ी हो गई। उसकी बात सुन जश्न ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बेड पर से खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब में से पैसे निकाले और बेड के साथ रखी टेबल पर रख दिए। उसे पैसे टेबल पर रखते देख शैली जल्दी से बोली, कल रात के पैसे आप पहले ही दे चुके हैं साहब, और अब अगर आपका मूड है तो पहले आपको ये पैसे बाजी को देने होंगे।
लेकिन उसके कहते कहते ही जश्न पैसे रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। खुशियों की तो अब मेरी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं, बस सुकून तलाश रहा हूँ थोड़ा, पर शायद वो भी अब नहीं मेरे हिस्से में, जश्न ने बिना पलटे ही कहा और वहां से बाहर चला गया। शैली बस उसे जाते देखती रही। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।